वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एसएसटी अड्डा में। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 4 इतिहास की पुस्तक से करेंगे, जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ये पाठ अगर आप देखें तो सीटेट और DSSB TGT एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में हम देखेंगे कि कैसे आदिवासी जो समुदाय था उनका ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उन्होंने क्या क्या चीज़ों को फेस किया और कैसे कैसे उन्होंने उन चीज़ों को चैलेंज भी किया। चलिए अब शुरू करते हैं इस पाठ को। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा गया। आप सभी ने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, है ना। तो इस पाठ में हम बिरसा मुंडा के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा भी सकता है। बिरसा ने खुद यह ऐलान किया था कि वह उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकू यानी कि जो बाहरी लोग यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनकी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे, उसे भगवान मानने लगे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं भी दूर कर सकता है, ठीक है। बिरसा मुंडा कौन थे, उनके बारे में जानते हैं। बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है, ठीक है। जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहते हैं। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी संथाल उराव भी शामिल थे। यानी सिर्फ बिरसा के जो समर्थक थे वो मुंडा समुदाय के ही नहीं, संथाल और उराव के लोग भी उसमें शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। अच्छा, कौन से बदलाव आ रहे थे? तो जो अंग्रेज थे उन्होंने जंगल जो थे उन जंगलों में आदिवासियों का आने पर रोक लगा दिया था। और हम सभी को पता है कि जो आदिवासी है उनका घर ही जो है वो जंगल है। तो जो ब्रिटिश काल के दौरान उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उन सबसे वो नाखुश थे, जिस कारण वो बिरसा मुंडा जो थे उनकी तरफ आकर्षित हुए और उनके प्रभाव में आए, ठीक है। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट हो गई थी क्योंकि उन्हें जंगल में प्रवेश करने से रोक दिया जा रहा था। आजीविका खतरे में थी और उनका धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। यानी कि जो भी उनके कर्मकांड होते थे, जो वो जंगलों से जुड़े होकर के करते थे, उनको भी रोक दिया जा रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे, जिन्हें दीकू कहा जा रहा है, वह भारी लोग कौन थे, उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बनाया, अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाज में कई ऐसे गहरे सामाजिक भेदभाव नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक या सामाजिक फर्क नहीं था। इसमें यह था कि जैसे जो हिंदू समाज था उसमें वर्ण व्यवस्था स्थापित थी, है ना। उसमें 4 वर्णों में समाज जो था वो बटा हुआ था। तो जो आदिवासी समुदाय था उसमें ऐसा नहीं था कि जो वो वर्ण में बटे हुए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे मतलब समानता थी, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते थे कि वो पूर्ण रूप से आर्थिक और सामाजिक भेदभाव उसमें नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? अब हम जनजातीय समूह की जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ झूम खेती करते थे। इनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंत खेती क्यों कहा जाता है? इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन पर धूप लगाने के लिए पेड़ के ऊपरी हिस्से को काट देते हैं और जमीन पर उसी घास फूस को जलाकर साफ कर देते हैं। इसके बाद वह घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते हैं। इस राख से पोटाश एक बहुत जो मिट्टी है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। पोटाश जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। मतलब जो राख से पोटाश मिलता है मिट्टी को, जिससे कि वो उपजाऊ हो जाती है। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी परत को खुरच देते थे। वह खेतों को जोतते थे और बीज रोपण की बजाय उसे बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार
फसल तैयार हो जाती थी तो काट कर वह दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। ऐसे ही उन्होंने अभी फसल काटी थी, जहाँ उन्होंने अभी फसल काटी थी कई साल तक उस पर प्रतीक पड़ी रहती थी, यानी उसको खाली छोड़ के वो नए इलाकों में जाते थे। तो ऐसा होता था कि जैसे बहुत बड़ा अगर जंगल है तो जंगल के कुछ भाग को वो क्या करते थे, कुछ जंगल भाग को जला करके वहाँ पे खेती करते थे। और जब जहाँ पे फसल काट ली जाती थी तो उस भाग को पुनः जलाकर वो किसी दूसरे भाग पर जंगल के खेती करने के लिए आ जाते थे और उस पुराने वाले भाग को कई साल के लिए यानी खाली छोड़ देते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें, अब वो कहाँ पे हमें जो घुमंत खेती है वो कहाँ कहाँ होती थी। घुमंत किसान मुख्य रूप से उत्तर पूर्व और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगल में बेरोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। यानी आप देख सकते हैं कि कैसे ये बिना ही रोक टोक के जंगल में आ जा सकते थे कि ब्रिटिश शासन के आने से पहले। ठीक है, ये केवल इसी तरीके से घुमंत खेती कर सकते थे, वे केवल इसी तरीके से घुमंत खेती कर सकते थे। इनकी जीवन शैली थी। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। अभी कुछ आदिवासी के बारे में हमने पढ़ा, जनजातीय समूह के बारे में पढ़ा कि वो कैसे घुमंत खेती करते थे, लेकिन कुछ जो जनजातीय समूह थे वो शिकारी भी थे और संग्राहक यानी कि चीजों को स्टोर करके भी रखते थे। कुछ बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वह जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय, यानी उड़ीसा में अभी हमने छोटा नागपुर के पास पढ़ा कि संथाल और बिरसा, ये जो थे माफ कीजिएगा मुंडा समुदाय, ये सारे हमारे छोटा नागपुर के पास थे। और उधर जो उड़ीसा है वहाँ का एक जनजातीय समूह का नाम हमें यहाँ पे लिखा मिलता है, उसका नाम है खोंड। ठीक है, इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार करते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में मिलकर बांट लेते थे। वह जंगल से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल का इस्तेमाल करते थे। साल और महुआ से जो बीज मिलते थे उस तेल का इस्तेमाल करते थे। वह इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगर को कपड़े या चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम या पलाश के फूलों की जरूरत होती थी, वह खोंड समुदाय भी हमने पढ़ा ये उड़ीसा में है के लोगों से ही कहते थे। इस समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे। कई बार तो चीज़ों का अदला बदली से काम चल जाता था। वह अपनी कीमती वस्तुओं के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। जैसे कई बार ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए उन्हें अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी का काम करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर भी थे। जब वन उत्पादन कम पड़ जाता था तो आदिवासी को मजदूरी के लिए भटकना पड़ता था। लेकिन इनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत में बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। जो बेगा समुदाय है जो मध्य भारत में है वो दूसरे लोगों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे और केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासी को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। उसकी वजह से कभी कभी व्यापारी और महाजन पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने के लिए चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे।
सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। तो कैसी एक व्यवस्था थी जहाँ पे आदिवासियों को बहुत ही कीमती चीजों के बदले साधारण वस्तुएं दी जाती थी, वो भी कम मात्रा में। और यदि उन्हें कर्जा की आवश्यकता होती थी तो उनसे अत्यधिक ब्याज लिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आदिवासी समुदाय था, जो जनजातीय समुदाय था, उसमें गरीबी आई। लिहाजा वह महाजन और व्यापारियों के भारी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। वो महाजनों और व्यापारियों से नाखुश थे क्योंकि वो अपनी दुर्दशा का उत्तरदायित्व उन्हीं को देते थे। कुछ जानवर पालते थे। अभी हमने पढ़ा कि जो आदिवासी थे, जो जनजातीय समूह थे, पहला तो वो घूमंत खेती करते थे, दूसरा वो संग्राहक थे और शिकार करते थे, और तीसरा जो थे वो कुछ जो आदिवासी समूह है, जनजातीय समूह है, वो जानवरों को भी पालते थे। बहुत सारे आदिवासी जानवर पालते थे, अपनी जिंदगी चलाते थे। वह चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवत लेकर यहाँ से वहाँ चलते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती तो दूसरे इलाके में चले जाते। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लंबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, यानी कक्षा 9वीं में इनके बारे में बहुत विस्तार से दिया हुआ है। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। अभी हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा कि पहला तो वो घूमंत खेती करते थे, दूसरा वो संग्राहक और शिकारी थे, तीसरा कुछ लोग जानवर को पालते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी समूह थे जो एक जगह रह करके खेती करते थे। ठीक है, 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वह बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन का अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी, यानी कि जो जमीन का पूरा हिस्सा है वो कबीले का, जितने भी सदस्य हैं सबका अधिकार उस पर रहेगा। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे और उन्हें कुछ मुखिया बन जाते थे उनमें से, और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होता था वह खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देता था। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घूमंत खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य लगते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा कि छोटा नागपुर के पास जो ये दोनों गोंड और संथाल छोटा नागपुर के पास और गोंड था हमारा उड़ीसा के पास, वो लोग जो है वो सभ्य लगते थे, और बाकी जो अन्य थे जो घूमंत खेती करते थे उनको वो बर्बर या फिर जंगली कहते थे। उपनिवेशिक शासन के दौरान शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। अब जो औपनिवेशिक शासन था उसमें आदिवासियों के जीवन पर क्या असर डाला, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वह अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई बार अपनी पुलिस भी होती थी। वह जमीन पर और वन प्रबंधन के स्थानीय नियमों खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए। आने से उनके अधिकार और कामकाज काफी बदल गए। उन्हें कई गांवों पर जमीन पर मालिकाना हक तो मिल रहा था, लेकिन उनकी साज की शक्तियां छिन गई थी और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लगाए गए नियमों को मानना पड़ता था और उन्हें अंग्रेजों को नजराना भी देना पड़ता था। अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से उनके समूहों को अनुशासन में रखना पड़ता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वह परंपरागत कामों को करने में लाचार हो गए थे। घूमंत काश्तकारों का क्या हुआ। जो लोग घूमंत थे यानी घूमंत खेती करते थे, अब उनके साथ क्या ऐसा व्यवहार किया गया उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
ऐसे समुदाय से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वह चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थानीय रूप से रहें और खेती करें। स्थानीय रूप से एक ही जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित अच्छा उनकी मतलब मेन था, उनकी प्रॉब्लम थी कि वो राजस्व कैसे लेंगे। अगर जो घूमन खेती करेगा कोई किसान, तो वो एक जगह खेती करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि वो क्या उससे मांगे, क्या उसने उपज करी और कैसे वो राजस्व भरेगा। तो उनकी एक ही नीड थी कि उन्हें राजस्व मिले, एक ही डिमांड थी। तो इसलिए उन्हें घूमन खेती करने वाले पसंद नहीं आए और उन्होंने उनको एक जगह ही बसाने के लिए उन्हें एक ही जगह वो बसाएं, ऐसा उन्होंने व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। तो कुछ को उन्होंने भूस्वामी बना दिया, कुछ को पट्टेदार, जो पट्टे पे अपनी ज़मीन लगा करके मजदूरी कराएगा। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते हैं और भूस्वामी सरकार को लगान देते हैं। झूम काश्तकारों को स्थानीय रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही होता था, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। ऐसे ही कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घूमन खेती करने की छूट दे दी गई। ठीक है। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में जो जनजातीय समूह थे, उन्होंने जब इसका विरोध किया तो उनको अनुमति दे दी गई कि वो जंगल के कुछ एक ही हिस्से में घूमन खेती जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। वन कानून और अन्य प्रभाव। तो ऐसा हुआ कि जैसे कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा होता है, अतः वन कानूनों के आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ लोगों के लिए आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। ठीक है। जैसे आप अब भी पढ़ेंगे भारतीय मतलब वन के बारे में, वनों के बारे में, तो अभी भी जो कुछ वन है वो आरक्षित वन है। ठीक है। वो सरकार के हैं। कुछ जो पूर्वोत्तर के वन है उस पर सरकार का सीधा स्वामित्व नहीं है, वहाँ के जो जनजातीय समूह है उनका स्वामित्व है ना, वो ही ओन करते हैं उस पूरे फॉरेस्ट को या फिर लैंड को। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा नहीं था। उन्होंने पूरे ही लैंड को क्या कर रखा था, सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया था। और उसमें से कोई सी भी जो हिस्सा अगर वो किसी भी समुदाय को देते हैं खेती करने के लिए, तो वो खुद ही निर्धारित कर देते कि एक छोटा सा हिस्सा वो घूमन खेती के करने के लिए दे दिया करेंगे, जो कि पर्याप्त नहीं होता था बहुत बड़े समुदायों के लिए। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों को ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम खेती काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजदूर एक दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने से एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। जो जंगल में लकड़ियाँ काटते थे वो तो मजदूर ही थे, आदिवासी थे, तो अब इतनी बड़ी मात्रा में वो और मजदूर कहाँ से लाएंगे। तो उन्हें ये समस्या झेलनी पड़ रही थी उस टाइम पे। तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका एक ही हल ढूंढ निकाला, इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दे दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने को भी छूट दे दी जाएगी, बशर्ते गांव में रहने वाले लोगों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति के लिए सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिए थे। बहुत सारे आदिवासी समुदायों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्होंने
उन्हीं तौर तरीकों से चलना चाहते थे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की। 1806 में संग्राम द्वारा असम में और 1906 में संग्राम द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी प्रकार के विद्रोह थे। व्यापार की समस्या। अब व्यापार कैसे कर सकते थे वो अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। 19वीं सदी के दौरान जनजातीय 19वीं सदी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वह वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इस बारे में इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ता है यह समझाने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। मतलब ये सारे बदलाव जो उनके आसपास हो रहे थे उनका आदिवासियों के जीवन पे क्या असर पड़ेगा उसको समझने में उन्हें कुछ समय लगा। ठीक है, यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों के बारे में की स्थिति को देखते हैं। 18वीं शताब्दी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में मांग थी। अभी हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि भारतीय जो रेशम था उसकी मांग जो थी यूरोप में बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी और बहुत ज़्यादा उद्योगों में उत्पादन होता था, तो वो रेशम की अत्यधिक मांग करते थे। इस कारण भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता उन सबको आकर्षक करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे और उनसे कृमिकोशों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमिकोशों के लिए 2 से 3 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमिकोशों को बर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करते थे और करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वामित्व स्वाभाविक ही है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। अब आदिवासी जो थे वो काम की तलाश में, क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। 19वीं सदी के आखिर में चाय के बागान फैलने लगे और खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम की चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया जाता था। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नजदीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान भारत के देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदले कानूनों और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां और नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने बगावत की। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह इसी तरह का एक विद्रोह था। अब हम दोबारा से बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरी चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहंड के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुई मुंडा विद्रोह की कहानियां सुनी थी। उन्हें कई बार समुदाय के सरदार मुखिया के विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा था। उन्होंने जो उनके सरदार थे समुदाय के, उन्होंने जो भी विद्रोह किया था उनको बिरसा ने बहुत नजदीक से देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात कर रहे थे जहां मुंडा लोग दीगुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद होंगे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनका समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वह खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे, जिनकी अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वह लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है।
बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाते थे, जहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि बिरसा मुंडा जो मुंडा समुदाय है स्वर्ण का समाज हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने विनय धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर दिया। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आया, उन्हें एक काफी गहरे और प्रभावी तौर पर उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समुदाय को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वह शराब पीना छोड़ दें, घरों को साफ रखें और डायन व जादू टोना में विश्वास न करें। यह ध्यान देने वाली बात है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। वे उन्हें बाहर का मानते थे और मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वह अपने गौरवपूर्ण इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वे अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा कर रहे थे जब मुंडा लोग अच्छे जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे और कुदरती झरनों का इस्तेमाल करते थे, पेड़ और बाग उगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडा की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियां उनके परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। ठीक है, जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा दी गई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्हें लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत तरीके और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाते थे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों पर व जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोला। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों से महत्वपूर्ण था। पहला, औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया गया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों को जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा, इसका एक बार फिर जता दिया गया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।